क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए। ये है पार्ट नंबर 21 किसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस का जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 21 है। पार्ट नंबर 20 में हमने ट्रेड यूनियन से संबंधित जो थ्योरीज हैं और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए, उससे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे, उसकी 5 थ्योरी हम लोगों ने देख ली थी। अब यहाँ पे हम लोग 6 से लेकर 10 यानी कि 5 और थ्योरीज देखेंगे। सबसे पहले कौन है, गांधी जी। तो उनकी जो ट्रस्टीशिप वाली थ्योरी थी उसको ऊपर सबसे पहले पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला सेशन, तो इसके साथ हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप लोग हमारे साथ कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आपका जो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, जिसमें कि आप लोग पर्सनली सारी चीजें पूछ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। सब कुछ जो है आपको गाइड किया जाता है, उसमें से आप लोग को तैयार किया जाता है एग्जाम के लिए। ठीक, सारी चीजों के। और देखिए इसमें वीकली टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं आपके इंग्लिश से रिलेटेड और मैथ्स, क्वांट और जनरल मेंटल एबिलिटीज रिलेटेड। तो आपका वीकली टेस्ट में आप लोग क्या है कि अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर का डेली मैगजीन और सब कुछ आप लोग को मिलेगा। इसी प्रकार से यूपीएससी का भी 2021 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग और पर्सनल गाइडेंस रहेगा। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज आती है, जो कि आपको 24/7 आप लोग कुछ भी पूछिए, कोई भी डाउट हो आपको, कैसा भी डाउट हो, जब तक आप डाउट पूछते रहेंगे सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। आप लोग को एकदम ग्रूव करके सारी टेस्ट में जैसे कोई मिस्टेक करी तो मिस्टेक जो है सारी पहले ही एग्जाम से पहले रिफॉर्म कर ली जाएंगी, ताकि आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना करें और अच्छे नंबरों से पास करें। ठीक, अगर आप लोग का एडमिशन लेना तो 8564880530 9696066089 पे आप लोग जो है फोन करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और नंबर पे बिल्कुल भी कॉल ना करें, फ्रॉडस्टर्स बहुत ज्यादा है। आप लोग को सिर्फ इन्हीं 2 नंबरों पे कॉल करना है। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछले वाले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 20 में हम लोगों ने देखा था कहां तक, साइमंस की थ्योरी, मोनोपोलिस्टिक वाली, एकाधिकारवादी वाली थ्योरी तो देखा था। अब आ गए हैं हमारे गांधी जी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, एनसीईआरटी के जो है फ्रंट पेज पे भी मतलब दिया जाता है। एक दो पहले पेज आप पलट के देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी में ट्रस्टीशिप की थ्योरी दी जाती है। तो वो क्या चीज है आप समझते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। एक तो पहली बात है, इनकी जो आपकी फिलॉसफी थी गांधी की, क्या दर्शन था, सर्वोदया का मतलब कि मर्सी फॉर ऑल। ठीक, तो ऑल का मतलब समझ रहे हो। अब यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों की ही बात कर रहे हैं, ये किसी एक को नहीं। और ये इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास में हार्मनी होनी चाहिए। मतलब क्लास कौन सा, आपका जो कैपिटलिस्ट है क्लास है और वर्कर क्लास है, ये वाला क्लास नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। ठीक, तो वर्ग सद्भाव स्थापित करना है सर्वोदया फिलॉसफी के साथ में। इसमें देखिए ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन को ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भैया वेतन बढ़ा दो, वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दो, बल्कि इसलिए भी होता है कि आप रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप सुधारवादी जो है संगठन हो, आप इसमें बिलीव करते हो इसकी लेबर और कैपिटल यानी कि वर्कर और नियोक्ता या फिर एम्प्लॉयर दोनों के बीच में सद्भाव सद्भावना बनी रहे और वो एक दूसरे का अपोज ना करें। ठीक, एक बहुत ही अच्छी लाइन यहां पे लिखी हुई है कि सोशल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन सोशल नेसेसिटी, यानी कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक आवश्यकता पर आधारित है। ये बात समझ में आ रही है आपको, मतलब कि जो भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपका अगर एम्प्लॉयर ये कहे कि भैया हमारे पास पैसा है और वो इसी बात को पैसे को रखा रहे, तो क्या वो कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। वर्कर के बिना एम्प्लॉयर का काम नहीं चल सकता और एम्प्लॉयर के बिना वर्क का काम नहीं चल सकता। इसीलिए, और ये दोनों ही जो है सोसाइटी में काम करते हैं, तो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सामाजिक आवश्यकताओं के कारण दोनों लोग का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। ठीक, समझ में आई। अब यहां पे देखो ट्रस्टीशिप का जो असली मीनिंग है वो क्या है। मतलब ट्रस्टी है आपका एम्प्लॉयर, नियोक्ता, जिसके पास में अभी संसाधन है या फिर रिसोर्सेज है। ठीक, वो सिर्फ रिसोर्सेज उसको अपने लिए यूज नहीं करने हैं, उसको सिर्फ नियंत्रण रख रहा है रिसोर्सेज का, ताकि उससे जो भी बेनिफिट हो वो सभी के साथ वो शेयर कर सके। कौन, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर एक तरीके का ट्रस्टी है, और वो जब इससे जो भी मतलब ये इसका ओनर नहीं है, इसका स्वामित्व में नहीं है, इसमें इसका जो है खाली ये है कि ये स्टीवर्डशिप है, खाली देखरेख कर रहा है। इन रिसोर्सेज का जो भी फायदा होगा सब में बटेगा। एक मतलब एक कहावत है ना कि चलो छोड़ो। ठीक, तो यहाँ पे स्टीवर्ड वाले रिसोर्सेज आर टू बी शेयर्ड बाय एवरीवन एवरीबॉडी, दस वन हु कंट्रोल रिसोर्सेज नॉट द ओनर बट द ट्रस्टी। संसाधनों को हर किसी के द्वारा साझा किया जाना है। इस प्रकार जो संसाधनों का नियंत्रण करता है वह मालिक नहीं लेकिन बल्कि ट्रस्टी है। स्वामित्व के बिना न्यासिता यानी कि स्टीवर्डशिप विदाउट
ओनरशिप। अब देखो जो ये वर्ड्स आते हैं ना ईपीएफओ में, इंग्लिश का अलग से 20 क्वेश्चन नहीं आने हैं। इनको वोकैब को आप जरूर करो, मेरा आप लोगों ने वीडियो जरूर देखा होगा, वोकैब कितना ज्यादा जरूरी है। 20 क्वेश्चन में से आपके 10-11 क्वेश्चन तो वोकैब अगर आपकी अच्छी है तो आप क्वेश्चन वहां पे कर सकते हो। ठीक, स्टीवर्डशिप आया तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसके सिनोनिम पता होना चाहिए, इसके एंटोनिम पता होना चाहिए, आपको इसके सेंटेंस मेकिंग पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये जरूर करना। ठीक, अच्छा देखो अब यहाँ पे एक चीज ये है कि इफ इट प्रेज्यूम्स दैट द कैपिटलिस्ट इज ए ट्रस्टी। ठीक, वो ट्रस्टी है और रिसोर्सेस का जो जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसके पूंजी है उसका जो है आगे उसको बढ़ाना है अगर, तो उसको पूंजी को अपने, तो उसको रिटेंशन एनहेंसमेंट ऑफ हिज कैपिटल करनी है, तो उसको ट्रस्टी की तरह ही रहना चाहिए। रिसोर्सेस को ये नहीं है कि वो अपने पास रखे और वो अकेले ही उसको क्या मतलब सब कुछ प्रॉफिट कुछ बना सकता है। कि इसमें ये कह रहा था, देखो पूंजीवाद उन लोगों के लिए एक ट्रस्टी है, मतलब वर्कर्स के लिए, जिन पर वह अपनी मतलब पूंजीवादी जो है वह अपनी पूंजी बनाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है या फिर बढ़ाना चाहता है। तो वो निर्भर करता है किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। ये बात सिंपल कह रहा है। तो गांधी जी की ये ट्रस्टीशिप वाली जो है आपको मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आंसर जो भी क्वेश्चन में पूछता हूं उसके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर लेगा। अब देखिए आगे जो है 7वां वाला जो हमारी थ्योरी है वो है टेननबॉम सोशलॉजिकल थ्योरी। तो अब मैंने पहले भी आप लोग बताया टेननबॉम जहां पे आ जाए तो ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत जोड़ देते हैं। इनका देखो सिंपल से ये मतलब है कि मशीनीकरण मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आई तो आप लोग पता है स्पिनिंग व्हील बनी, क्रॉम्पटन और ग्रीव्स अलग अलग लोगों ने मिलकर जो है कई सारी मशीनीकरण कर दिया, तो जो है ह्यूमन का वो हो गया, कम हो गया यूज। ठीक है, और तो इन्होंने कहा मशीन इज द कॉज एंड लेबर मूवमेंट इज द रिजल्ट। मशीन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, रिवोल्यूशन हुआ, तो ये इसका कारण बना, और इस कारण का जो है रिजल्ट क्या हुआ कि आंदोलन हो गया, श्रम आंदोलन हो गया, इसका परिणाम हुआ। ये एक बोलते हैं कौन, टेननबॉम जी। ठीक, और उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉयर एक्टेड एज ए कैटलिस्ट। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया कि एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया, अपने आप को बनाया कि उन्होंने एक्ट किया इन ऑर्गेनाइजिंग, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स इनटू ए सेल्फ कॉन्शियस group and trade union emerged as a means to restore the organic life of dignity that workers enjoyed before the advent of capitalism। ठीक, अब देखिए समझिए इसमें, यहाँ पे जब कैपिटलिज्म आया, पूंजीवादी आए लोग, तो उससे पहले मतलब पूंजीवाद का किस पे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर, मेन चीज प्रॉफिट है। उससे पहले क्या होता था आप लोगों ने सुना होगा, श्रेणीज होते थे या फिर गिल्ड सिस्टम होता था। गिल्ड सिस्टम में मतलब जो लोग बनाते थे जो चीजें वो लोग खुद ही उनका जो है ओनर भी होते थे। लेकिन कैपिटलिस्ट आ गए, उन्होंने कहा नहीं आप लोग हमारे यहाँ आओ, हम फैक्ट्री बनाएंगे, वहां पे हम ओनर हैं, आप लोग सिर्फ काम करोगे। तो ये कैपिटलिज्म से पहले वर्कर्स की काफी जो भी ऑर्गेनिक लाइफ या फिर डिग्निटी थी वो सब कम हो गई, और कम होने की वजह से जो है ट्रेड यूनियन और जो है वर्कर्स का जो है संगठित तरीके से उनको उनकी सेल्फ चेतना मतलब खुद की चेतना को जगाने के लिए इन सब का उदय हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या है, कारण यही है आपका कैपिटलिज्म, इसके जो मतलब जो उनके शोषण करते थे और ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हुआ। तो यूनियन को लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं टेननबॉम जी की यूनियन ट्राई टू गेन मोनोपोली ओवर लेबर सप्लाई टू इंडस्ट्री। अब यहाँ पे एक अधिकार बनाना चाहते हैं। अब ट्रेड यूनियन वाला ऐसे बोल रहा है कि भैया अच्छा तुम्हें एम्प्लॉयर से बात हो रही है, ठीक, ट्रेड यूनियन की, उसने कहा अच्छा तुम्हें ये चाहिए, लेबर चाहिए, चाहिए कितने चाहिए, 150 चाहिए, एक काम करो हम तुमको जो है ये 150 नहीं, तुम्हें या तो इतने 200 रखने हैं या फिर 100 रखने हैं, क्योंकि तुम वेतन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। मतलब कि ट्रेड यूनियन ये सेट कर रहा है कि कितना जो है हम लेबर की सप्लाई करेंगे, कितना श्रम की आपूर्ति करेंगे, ठीक, इंडस्ट्री को। तो ये टेननबॉम बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। ट्रेड यूनियनिज्म डिड नॉट चैलेंज कैपिटलिज्म। अब ट्रेड यूनियन का होना क्या चाहिए कि ये कैपिटलिज्म पूंजीवाद को चैलेंज ना करें बल्कि उसको सिविलाइज करें। सिविलाइज का मतलब जानते हो क्या, बताता हूँ चलो। ट्रेड यूनियन जो है ये चैलेंज नहीं करता है कैपिटलिज्म को, ये कह रहे हैं, बल्कि ये सिविलाइज करता है कैपिटलिज्म को, और एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करता है वर्कर्स को थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ईपीएफओ कार्ड जो 2 बजे करीबन आता है वो भी इसमें सबको समझाया हुआ है। आईएलओ की डेफिनेशन जरूर कलेक्टिव बार्गेनिंग के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक तरीके से क्या है, वर्कर और नियोक्ताओं को फिर से बता देता हूँ, वर्कर और नियोक्ताओं के बीच में जो है नेगोशिएशन है, ठीक, लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और फिर कंसेंसस सर्वसम्मति के साथ में जो है किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, ये वाली बात है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते समय जो है आपका मैनेजमेंट के सामने या फिर नियोक्ताओं के सामने कौन बैठता है, ट्रेड यूनियन बनता है। और ये कैपिटलिज्म को उखाड़ने नहीं चाहता है, बस ये उनको सिविलाइज करना चाहता है कि भैया समझो वर्कर के बिना जो है कुछ नहीं हो सकता, वर्कर को भी कम्युनिटी मत समझो, उनका शोषण मत करो, उनको एक ह्यूमन तरीके से समझो उनको, ठीक। तो ये सारी यारी बात है। अच्छा, सिविलाइज्ड का क्या मतलब होता है, सिविलाइज का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई जो भी
सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि सोशल और कल्चरल जो है डेवलपमेंट करना है, एडवांसमेंट करना है। एडवांसमेंट लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रकृति के खिलाफ हो, पूरी डेफिनेशन है, समझ लीजिए। और साथ ही साथ जो है आपका जो है एडवांसमेंट ह्यूमन में उसकी ईज ऑफ लिविंग होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो है आपकी दक्षता बढ़ जाए, जो भी आप काम कर रहे हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी ज़्यादा अच्छे से अच्छी लिविंग हो जाए, ज़्यादा मतलब कि तब वायरस से लड़ने इन सबसे अच्छी लाइफ हो, हेल्थ वेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छा हो, ये इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। लेकिन इन सब को करते हुए आपको नेचर को नहीं दुख पहुंचाना, ये वाली बात है। ठीक, अब देखिए पर्लमैन की यहाँ पे थ्योरी आ गई, थ्योरी नंबर 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे पर्लमैन ने जो है क्या बोला है कि अल्प चेतना का सिद्धांत, कि जो आपके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर अल्प चेतना यानी कि स्कार्सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से ये ट्रेड यूनिज्म ये सब बने हैं। अच्छा, ये बुक लिखने के काफ़ी शौकीन थे, तो इनकी 2 बुक हैं, उनके नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएसए, अमेरिका में व्यापार संघवाद का इतिहास, ये किसने लिखी? पर्लमैन ने लिखी 1922 में। दूसरी बुक इन्होंने कौन सी लिखी? श्रमिक आंदोलन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट, किसने लिखी? पर्लमैन ने लिखी, 1928 में लिखी। ये बुक हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में पूछ ले, तो जरूर अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई। इसके बाद क्या है? ट्रेड यूनिज्म इमर्ज्ड आउट ऑफ द स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के अंदर जो है अल्प चेतना थी और उसकी वजह से जो है व्यापारिक संघवाद का जो है उपज हुई है। ठीक, वो लोग आपस में जो है कैपिटलिस्ट, अब से देखो कैपिटलिस्ट क्या थे, वो उनको डिवाइड करते हैं, मैंने आप लोग पिछली वाली वीडियो में बताया था। ठीक, ताकि वो लोग जान ही ना पाए सिर्फ वेज के उस पे, या फिर जो है जब भी उनका शोषण बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको जगाने के लिए, उनकी चेतना को एकीकृत करते हुए एक साथ एक बड़ी आवाज़ बनाने के लिए जो है ट्रेड यूनिज्म का उदय हुआ, उपज हुई। स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस क्यों इमर्ज हुई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड बियॉन्ड एन ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो है एक मतलब उनके पास मान लो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छोटी मोटी बनी, लेकिन उसमें क्या है कि आप बस मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हो, एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पा रहे हो। ठीक, उस बस वहीं तक रह गए। तो अल्प चेतना तक ही, उस इकोनॉमिक पोजीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसमें मतलब ज़्यादा अच्छा क्या होता है भैया कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग, साफ पानी होना चाहिए, बिजली अच्छी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं, बस खाली जी रहे वाली चीज़ थी, इतनी उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हुई। एंड दिस गेव टू राइज ऑफ जॉब्स कॉन्शियस यूनिज्म। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब उनकी जब इकोनॉमिक ये सब जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं अच्छा हो रहा था, तो धीरे धीरे जॉब कॉन्शियस यूनिज्म का उदय हुआ, वेर इन यूनियन कंट्रोल जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे आप पिछले वाले में बताया था कि यूनियंस ही जॉब कि भैया अगर आपको जॉब देनी है एम्प्लॉयर मेरे भैया, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रखनी, इतना वेतन देना है, इतना वो करना है। सारी बातें कौन करेगा? आपस में मिलकर सब लोग ने यूनिज्म बना लिया और सब लोग जो है एक बेहतर बड़ी आवाज़, इफेक्टिव आवाज़ में बात करते हुए एम्प्लॉयर के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करते रहे, कई की गई, और उसकी वजह से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बढ़ सकी। ये पर्लमैन ने बोला। ठीक, अब पर्लमैन ने ये भी बताया कि यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लोकतांत्रिक समाज में संघ और सामूहिक सौदेबाजी एक महत्वपूर्ण घटक है। सामूहिक कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, देख लेना आप लोग। ठीक, ये वाला वीडियो, ये वाला आप लोग नोट कर लो, ना आए तो मुझे बता देना कि भैया ये नहीं आया, आपने बोला था। ठीक, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि ये आना चाहिए, तो उसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने जो ईपीएफओ कार्ड जो रोज 2 बजे आता है करीबन, उसकी शुरुआत ही कलेक्टिव बार्गेनिंग से करी थी। मुझे लगा कि यार ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाओ एक नई सीरीज चलाते हैं इसमें कि आप लोग को रोज सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और जो है जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, सब कुछ उसमें आपको होता है। सिर्फ 3 मिनट का होता है। ठीक, जिसमें कि जो है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ क्या चीज़ें क्या नहीं है, सब कुछ मिला लो, करीबन 2 मिनट का ही रहता है ये। तो आप लोग को 2 मिनट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें बताई जाती है। रोज़ इसको जरूर देखो। पूरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो है इसकी वो मिल जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। ठीक, और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की तो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग को मिली हुई है इसके नीचे। पूरा शुरुआत से कर लो, करंट अफेयर, लेबर कोड, सब कुछ इसमें बताया गया है। अच्छा, वापस आते हैं। देखिए 3 फैक्टर हैं दो जो कि कंट्रोल करते हैं यूनियन एक्टिविटीज को। ठीक, वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की प्रतिरोधक शक्ति जो है, ये एक फैक्टर है।
देखिए, जो भी तीन फैक्टर वो कौन से होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि यूनियन की क्या गतिविधियां रहेंगी। पहली बात तो यह है कि पूंजीवाद की प्रतिरोधक पावर, मतलब आपको कैपिटलिस्ट कितना रोक रहा है हर चीज में, या आप कुछ बात करते हो कहता धत मैं कोई तो करूंगा ही नहीं, तो जितना ज्यादा आप ज्यादा अपोज करोगे हो सकता है कि यूनियनिज्म के सहे ना और ज्यादा आपके ऊपर जो है वो आपको ऊपर जो है ज्यादा मतलब वायलेंस या अलग अलग तरीके से कर सकता है। वो मैंने आपको पहले बताया था ना इससे पहले वाले वीडियो में। वैसे ही क्या है रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों का। अब जैसे बुद्धिजीवी कौन कौन है, ये पर्ल हैं, ये जो वेब हैं, ये कार्ल मार्क्स हैं, गांधी जी, ये सब भी तो कुछ बता रहे हैं ना भाई, चेतना को जगा रहे हैं ना यार ये लोग लेबर्स की। तो इस पर डिपेंड करता है कि तीन फैक्टर जो किस तरीके यूनियन की एक्टिविटी किस तरीके से होने वाली है। साथ ही साथ आपका डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ऑफ यूनियन, आपका ट्रेड यूनियन पिछले कुछ यूनियन के एक्सपीरियंस से अपने कुछ जो डिमांड है या फिर उनकी जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी पहलू हैं उन सबको देखते हुए उनकी डिग्री ऑफ मैच्योरिटी भी ये डिफाइन करता है कि भैया उनके किस तरीके से जो है वो होने वाला है एक्टिविटीज। अच्छा, आगे जो नाइन्थ हमारी फिलोसफी वो क्या है, केयर एंड एसोसिएट प्रोटेस्ट थ्योरी है। ये केयर्स एंड साथियों का विरोध का सिद्धांत। अब इसमें ये कह रहा है कि यूनियनिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक, ये सिस्टम है यहाँ पे, मतलब कि जो व्यवस्था है उसमें जो भी इल्स हैं उनके खिलाफ एक संगठित तरीके का विरोध है, यानी कि प्रोटेस्ट है। और इसका जो है ये क्यों चालू हुआ यूनिज्म, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसका एक प्राकृतिक एस्पेक्ट है कि भैया शोषण सिस्टम जो है वो पूरा जो है शोषण करता है। ठीक, जब शोषण करता है तो उसके लिए विरोध में जो है और संगठित तरीके से विरोध करने के लिए हमने यूनियनिज्म को बनाया। समझ में आई ना पूरी बात। तो इस तरीके से आसान भाषा में जो है आप लोग को पूरी चीज बता रहा हूँ। आप लोग को अगर ये चीज अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लीडरशिप ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, उद्योगीकरण हुआ, तो उसके लीडरशिप प्रोसेस के जो है 5 टाइप हैं कि कौन इसका लीडर कैसे क्या बन रहा है। देखिए पहला तो है डायनेस्टिक एलीट क्लास, मतलब एक ही जो है फैमिली है, डायनेस्टी है, वहीं एलीट क्लास जो है आगे वो करते आ रहे हैं, मतलब एक कैपिटलिस्ट का जो है फैमिली का वहीं लोग आगे भी करते आ रहे। तो उद्योगीकरण का 5 नेतृत्व का 5 प्रकारों में किया था। वंशवादी सर्वभ्रांत, ठीक, वंशवादी सर्वभ्रांत में क्या होता है, लीड क्लास। इसमें क्या है, कॉन्शियसनेस एंड अडॉप्ट रेवोल्यूशनरी मीन्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है क्रांतिकारी तरीकों से उद्देश्य का प्राप्ति करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, मिडिल क्लास, एम्ब्रेस रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। इसमें जो है ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सुधारवादी दृष्टिकोण होता है। रिवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स, अब इसमें जो बुद्धिजीवी हैं वो रिवोल्यूशनरी वो बताते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स का आप नाम ले सकते हो। ये क्या करते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको लीड भी करेंगे, उनको एजुकेट भी करेंगे, उनको बताएंगे भी भैया ये गलत हो रहा है, तुम्हारे ये अधिकार है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ अलग गलत मिल रही है, बाकी लोग को तो 100 रुपये मिलते हैं, तुम्हें 50 रुपये मिलते हो, तब भी तुम्हें कुछ है तो मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं। तो उनको जागरूक भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं। ठीक, और साथ ही उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो मतलब ये रिवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है। इसके बाद कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, औपनिवेशिक प्रशासक, वो क्या करते हैं, इनको नेशनलिस्ट और इंडिपेंडेंट लीडर्स लोग जो है ये इसको बढ़ावा देते हैं। ठीक, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है उसमें आपका अगर औपनिवेशिक प्रशासक वाले को भी देखोगे आप तो इसमें नेशनलिस्ट और इंडिपेंडेंट लीडर जो होते हैं ये इसको बढ़ावा देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए ये सारी बात है। जैसे ब्रिटिश के अंतर्गत हम लोग कॉलोनी थे तो हमारे लोग मतलब जो है जो भी नेशनलिस्ट लीडर थे इंडिपेंडेंट लीडर थे वो क्या कहते थे, भैया ये इंडस्ट्री आप गलत बना रहे हो या फिर बना रहे हो तो इसको इस तरीके से करना चाहिए। ब्रिटिशर से आके गुहार लगाते थे ना, वैसे ये नेशनलिस्ट इलीट भी है आपका राष्ट्रवादी संभ्रांत। इसमें क्या है कि एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो नेशनलिस्ट एलीट जो होते थे वो ये चाहते थे भैया ना किसी को ना कैपिटलिस्ट वालों का भी ध्यान रखो, वर्कर्स का भी ध्यान रखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये काफ़ी मतलब बिचौलिया टाइप, मतलब बिचौलिया नहीं मतलब बीच बचाव करते थे, बैलेंस्ड व्यू था इनका। ठीक, इसके बाद जो आखिरी आज की हमारी थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हॉक्सी की थ्योरी ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियनिज्म। ठीक, हॉक्सी का संघवाद के कार्यात्मक वर्गीकरण का सिद्धांत। हॉक्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए रॉबर्ट एफ हॉक्सी ये क्या कहते थे, वर्कर्स विद सिमिलर थिंकिंग एंड इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब एक सोच जैसे और एक ही आर्थिक जो कंडीशंस हैं ऐसे जो वर्कर्स होते हैं वो टेंड टू डेवलप सिमिलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। उनको प्रॉब्लम जो है
उनका मतलब अगर वो देखेंगे तो एक नज़रिया से देखते हैं और उसी हिसाब से उनका सल्यूशन भी वैसे ही ढूंढते हैं। मान लीजिए किसी एक तरीके के सोच वाले वर्कर्स हैं, ठीक, उन लोग को लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम का हो सकता है कि एक रिफॉर्मिंग वाला वो सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ये वर्कर की सोच जो है थोड़ा आक्रामक टाइप के हैं, तो उनको लगेगा नहीं, तोड़ो फोड़ो वही रिवोल्यूशनरी आइडिया पे इनका रहेगा। ठीक, तो सिमिलर कंडीशन में है, सिमिलर उनकी आर्थिक कंडीशन भी है, इकोनॉमिक कंडीशन में है, तो वो जो भी प्रॉब्लम को देखेंगे वो एक ही नजरिए से देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी एक ही नजरिए से देखेंगे। दिस इज द आउटकम ऑफ ग्रुप साइकोलॉजी। ठीक, तो ये जो है ये समूह में जैसे लोग रहते हैं जो सोचते हैं उसी को जो है बोलते हैं। तो ग्रुप, मान लो अगर वहां पूछ ले क्वेश्चन में कि ग्रुप साइकोलॉजी क्या होता है, तो ये किसने दिया था? रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने दिया था। तो इस तरीके से आज का हमारा जो है सेशन खत्म होता है। पार्ट नंबर 22 हम लोग कल लेके आएंगे आप लोग के लिए, और ये कैसे रिलेटेड होगा? डिफरेंट अप्रोचेस, बहुत ज्यादा, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन खुले हुए हैं, पूरी चीजें वहां पे टेस्ट सीरीज, एक बार इसको ज्वाइन कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।